नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले की बात को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि सुरक्षा अधिकारी की चूक की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं आज ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। कोलकाता की सड़कों पर व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी। इन सड़कों पर कई बार उन्होंने पदयात्रा की थी। अब तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। उनका कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। আমি বলি আমার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা থেকে কি জানেন, হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বড়, গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বড়। সারা শরীরেই আমার কালো কালো চিহ্ন ভর্তি। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। ममता बनर्जी ने जिस दिन सड़कों पर व्हीलचेयर से प्रचार किया, उसी दिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वो एक हादसा था। इस मामले में 3 अधिकारियों को हटाया गया है। लेकिन बंगाल की सड़कों पर चुनाव आयोग के बयान पर लोग भरोसा नहीं कर रहे। जीते के लिए जीतेगी। दीदी छाड़ा क्यों नहीं, दीदी जीतबे। इलेक्शन कमीशन, ईसी और सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी के अंगूठे के नीचे हैं। चुनाव आयोग के हमले की बात खारिज करने के बाद बीजेपी दोबारा ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं। ये विक्टिम कार्ड तो हम लोग देखे हैं कि अगर उसको पूरा अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से वो पूरा बाहर हो गया है, वो डर गया है कि 21 में तृणमूल सरकार नहीं आएगा, इसलिए ये विक्टिम कार्ड चल रहा है। ममता को लोगों की नब्ज की समझ वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। 5 किलोमीटर व्हीलचेयर पर सफर उन्होंने यूं ही नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी बंगाल की जंग में ममता को मात दे सकती है। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की नई लिस्ट में 63 उम्मीदवारों के नाम हैं और इनमें कई सांसद भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी चुनचुरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता भी तारकेश्वर से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो कर ताकत दिखाई और इस रोड शो में भारी भीड़ जुटी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का फैसला कर लिया है और बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी असली परिवर्तन लेकर आएगी और सोनार बांग्ला का निर्माण करेगी। अभी प्रचार शुरू हो रहा है, मगर आज ही आपने खड़गपुर का परिणाम तय कर दिया है। चट्टोपाध्याय एसएमए में जा रहे हैं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। बंगाल के बाद अब बात बिहार की। आज दोपहर तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष बन गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जेडीयू में विलय के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। जनता दल यूनाइटेड दफ्तर में उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकांश मंत्रियों के साथ मौजूद थे। कुशवाहा ने भी विलय को जनता के जनादेश के अनुरूप बताते हुए कहा कि ये बिना किसी शर्त का है। जनादेश बिहार की जनता का यही था जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि आप लोग मिल जाइए, एक साथ आ जाइए। उस जनादेश का सम्मान करना जरूरी था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। वहीं नीतीश कुमार ने अब अपने पार्टी में शामिल होने वाले को तुरंत पुरस्कार देने की अपनी परंपरा के अनुसार कुशवाहा के लिए भी घोषणा कर डाली।
नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा को मिलाने की मजबूरी यह थी कि उनके आधारभूत वोट लव कुश में विभाजन के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। इस विलय के बाद अब कुशवाहा और नीतीश दोनों राहत की सांस लेंगे कि अब उन्हें एक दूसरे के जाति से विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक वाली कार की जांच की जिम्मेदारी जिस पर थी उसी पर साजिश को अंजाम देने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजे को अब 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। एपीआई सचिन वजे, जो कल तक मुंबई पुलिस के सिंघम बने हुए थे, आज सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन कर रही है। आरोप देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन से भरी संदिग्ध कार पार्क कर आतंकी साजिश दिखाने का है। खास बात है कि 25 फरवरी को जब संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी तो उसकी जांच का जिम्मा सचिन वजे को ही दिया गया था, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू के मुखिया सचिन वजे तब शक के दायरे में आ गए जब यह पता चला कि संदिग्ध स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख हिरेन उनका परिचित है और दोनों में महीने पहले फोन पर बात भी हुई थी। 5 मार्च को विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वजे और मनसुख के संबंधों का मुद्दा उठाते हुए मनसुख को सुरक्षा देने की मांग की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मनसुख की मौत के लिए भी सचिन वजे ही शक के दायरे में हैं। हैरानी इस बात की भी है कि संदिग्ध स्कॉर्पियो के पीछे चलने वाली इनोवा कार भी उसी सीआईयू की निकली जिसके मुखिया सचिन वजे थे। शनिवार रात सचिन वजे को गिरफ्तार करने के कुछ घंटे बाद ही एनआईए ने उस इनोवा कार को बरामद कर लिया। एनआईए दफ्तर में खड़ी की गई ये वही इनोवा कार है जो मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो कार के साथ दिखी थी। शक है कि स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर इसी में बैठकर वापस गया। पता चला है कि 25 फरवरी को आतंकी साजिश को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मरम्मत के लिए भेज दिया गया था। अब मामले में एपीआई सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मी भी शक के दायरे में हैं और एनआईए उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीजें बाहर आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। तो रातों रात पीआई को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे एपीआई को उसका प्रमुख बनाया गया और सारे जितने उसके बाद प्रमुख केसेस है वो भी केसेस उनको दी गई। ये बहुत ही गलत बात है और इसमें से हमारे सरकार की, हमारे पुलिस की इमेज भी खराब होती है और इसमें सत्य अभी आधा ही बाहर आया है। हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सत्य जल्दी बाहर आए। एपीआई सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद ये तो साफ हो गया है कि मुकेश अंबानी के घर के पास से मिली स्कॉर्पियो कार और विस्फोटक किसी आतंकी साजिश का हिस्सा न होकर पुलिसिया साजिश का हिस्सा थे। लेकिन सवाल है क्यों? अभी एनआईए के पास भी इसका जवाब नहीं है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कोरोना की करते हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और कई राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार राज्यों से बात कर हालात की जानकारी ले रहे हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,320 नए मामले सामने आ गए हैं, यानी 3 महीने के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। सबसे बड़ी चिंता महाराष्ट्र, केरल और पंजाब को लेकर है, जहां देश भर के 77% एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा प्रभावित इला है पुणे, जहां फिलहाल 24,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। केरल के एर्नाकुलम में 4,000 एक्टिव केस हैं। पंजाब के जालंधर में 1,400 एक्टिव मामले हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वो ऐसा कुछ न करें कि सरकार को लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े। ये कोरोना वायरस की नई लहर हो सकती है। कोरोना के मामले बढ़ने का एक और कारण भीड़ भी हो सकती है। साथ ही सावधानी ना बरतना भी इसकी एक वजह हो सकती है। पंजाब ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और 8 जिलों में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। बावजूद इसके बाजारों में बिना डर के भीड़ इस तरह से उमड़ रही है। मध्य प्रदेश भी उन 8 राज्यों में शामिल है जहां रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज मुलाकात की और कोरोना के हालात और राज्य में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की। ये बढ़ते हुए केस हमारी चिंता का विषय है। मैं पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं जनता जनार्दन से कि सावधानी में सुरक्षा, ये मास्क मत हटाइए। मैं नहीं चाहता कि अब लॉकडाउन फिर से लगाने की स्थिति पैदा हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लगातार कई मीटिंग्स भी कर रहे हैं उन राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ जहां पर कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही केंद्र की तरफ से कई टीमें भी भेजी गई हैं ताकि राज्यों की मदद की जा सके स्थिति को काबू में लाने के लिए। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज़्बेक की सेनाएं आतंक के खिलाफ साझा सैन्य अभ्यास कर रही हैं। भारत की ओर से वो कुमाऊं रेजिमेंट इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है जिसने 1962 की लड़ाई में चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। यह न तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है और न ही उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ सेना का कोई ऑपरेशन। उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में भारत और उज़्बेक की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के गुर सीख रही हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 45 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के युद्ध कौशल और दक्षता एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। फायरिंग, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना, कार्डन और सर्च ऑपरेशन और फिर रूम इंटरवेंशन ड्रिल भी मिलकर की जा रही है। सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का वो होता है सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस। तो इसी के लिए काफी जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, हथियार हैं, उसके बारे में हम उज़्बेकिस्तान के ट्रुप्स को काफी जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हम काउंटर टेररिज्म रोल में अपनी ड्रिल्स, अपनी प्रैक्टिसेस और जिस प्रकार से हम टेररिज्म के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेते हैं उसके बारे में हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अमेरिका से हाल ही में ली गई सिग सोर राइफल का इस्तेमाल कर रही है। शहरी और ग्रामीण परिवेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है कि जब रियल में ऑपरेशन करना हो तो हर लिहाज से कामयाब हो। दस्तलिक सैन्य अभ्यास 10 मार्च से शुरू हुआ है जो 19 मार्च तक चलेगा। इस सामरिक अभ्यास के जरिए भारत की कोशिश मध्य एशिया में चीन की बढ़त को रोकना है। साथ ही रणनीतिक तौर पर भारत और उज़्बेकिस्तान के रिश्ते को और मजबूत करना है। दस्तली को उज़्बेक भाषा में दोस्ती भी कहा जाता है और इसी दोस्ती के मार्फत भारत मध्य एशिया में चीन के बढ़ते पांव को पसारने से रोकने में जुटा है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इस सैन्य अभ्यास पर चीन की भी नजर है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।